बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 9 का अहम तरीन टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम। ओके, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम प्रीवियस सेशन में स्टडी कर चुके हुए हैं और आज हम इसके सिर्फ लाइफ साइकिल पे मेन फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो भी मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक टर्म बताता हूं दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम। और ये टर्म क्या है, इसके लिए आप याद रखें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। ऑलराइट, और फिर इसके साथ ही साथ एक और टर्म डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑलराइट, अब ये जो दो चीजें मैंने मेंशन की हैं बोर्ड के ऊपर, ये आपके जहन में होनी चाहिए जब कभी भी आप ब्रायोफाइट्स का या ट्रेकियोफाइट्स का लाइफ साइकिल स्टडी करें या उसको लिखने लगे तो इन दो पॉइंट्स को अपने जहन में जरूर रखिएगा। पहले वाली चीज हमने लिखी है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसका मतलब यह है कि इसके लाइफ साइकिल में दो मुख्तलिफ इकसाम की जेनरेशंस होंगी। एक जेनरेशन स्पोरोफाइट जेनरेशन और दूसरी जेनरेशन गेमिटोफाइट जेनरेशन। ऑलराइट, दूसरी तरफ हमने ये लिखा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक और इसका एक और नाम भी होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, अब ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक से क्या मुराद है कि वन फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इट विल बी हैप्लॉयड एंड द अदर फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इट विल बी डिप्लॉयड। ऑलराइट, तो वो कौन कौन सी दो जेनरेशंस हैं जिनके मुतालिक हम ये सारी बातें कर रहे हैं? द फर्स्ट वन इज द स्पोरोफाइट जेनरेशन। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। ऑलराइट, जब हम 2n लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके पास क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल हो चुकी हुई है। ऑलराइट, इसके साथ ही साथ दिस इज द डोमिनेंट फेज और इसके साथ प्रोमिनेंट या कंस्पिकुअस की टर्म आप याद रखिएगा। फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी जेनरेशन है दैट इज गेमिटोफाइट जेनरेशन। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द गेमिटोफाइट जेनरेशन ऑफ द फर्न्स? दिस जेनरेशन इज रिड्यूस्ड, पहले की निस्बत छोटी हो चुकी है। ऑलराइट, इट इज स्मॉल। ऑलराइट, और इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां में मेंशन कर रहा हूं दैट इज इट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि अगर जो स्पोरोफाइट जेनरेशन है वो डोमिनेंट हो चुकी है, फोटोसिंथेटिक हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि जो गेमिटोफाइट जेनरेशन है अब वो डिपेंडेंट हो जाए स्पोरोफाइट पे। इट इज स्टिल ऑटोट्रॉफिक एंड इट इज सेपरेट, अलहदा से एक अपनी इंडिविजुअल पहचान के साथ ग्रो करती है गेमिटोफाइट फेज। और ये आप याद रखिएगा कि द गेमिटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं दो जेनरेशंस जिनकी डिटेल हमने स्टडी करनी है और लाइफ साइकिल का आगाज करेंगे हम स्पोरोफाइट की डिटेल से। ओके, सो द फर्स्ट वन इज स्पोरोफाइट हियर। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए एडियंटम का जो स्पोरोफाइट नजर आता है। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक दो चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूं। The first thing is fronds, the term that is specifically used for the leaves of the ferns. Okay, और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी that was circinate vernation, वो जो coiled एक इनका स्ट्रक्चर बनता है when the leaves are immature, that is known as circinate vernation. Okay, फिर जो इसके लीफ का मेन सेंट्रल पोर्शन था मिड रिब की तरह की जो ब्रांच है दरमियान में that is known as rachis, और वो स्टार्क जिसकी मदद से ये फ्रॉन्ड जो है राइजोम के साथ जुड़ा हुआ है it is known as stipe. ऑलराइट, तो ये सब स्ट्रक्चर्स अपने ज़हन में रखिएगा। अब हम सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्टिव फेजेस की बात करेंगे मेनली इसके अंदर। इसमें स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट जेनरेशन है तो अंडरस्टूड बात है दिस इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग जेनरेशन। ऑलराइट, इसकी खसूसियत क्या है कि दिस इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज और स्पोर प्रोड्यूसिंग जेनरेशन। लफ्जी मतलब जो है स्पोरोफाइट, वो पौधा जो स्पोर्स पैदा कर सकता है। ऑलराइट, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पोर्स कहां पे पैदा हो रहे हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट से मिलती जुलती एक और टर्म है that is sporophylls. All right, and what are sporophylls? Leaves on which sporangia are formed or they are born. All right, sporophylls वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोर्स पैदा करने वाले स्पोरेंजिया
ग्रो करेंगे. These specific leaves are known as sporophylls. Okay? फिर स्पोरेंजिया डायरेक्टली स्पोरेंजिया की फॉर्म में ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन इनके क्लस्टर्स के लिए हमने एक और नाम यहां पे याद रखना है. That is सोराय. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो, जमा है तो सोराय, अगर इंडिविजुअल है तो उसको हम कहेंगे सोरस. ऑलराइट, सोरस है क्या? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया. ऑलराइट, और फिर इसके साथ ही साथ एक और बात भी याद रखिएगा कि आगाज में ये ग्रीन होते हैं. ऑलराइट, बट टर्न डार्क ब्राउन और ब्लैक व्हेन मैच्योर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्पोरेंजिया के वो ग्रुप्स जो आपको लीव्स की लोअर साइड्स के ऊपर, उनके लोब्स के ऊपर नजर आएंगे, उनको हम कहेंगे दीज आर सोराय, जिसमें से एक क्लस्टर को हम कहेंगे सोरस. आगाज में जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो ग्रीन कलर के नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं तो डार्क ब्राउन, शाइनी या ब्लैक कलर के आपको नजर आ सकते हैं. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा अबाउट द सोराय ऑफ द फर्न्स. और इसके साथ ही साथ एक और टर्म, फॉल्स इंड्यूसियम. ये क्या चीज होती है? फॉल्स इंड्यूसियम वो स्ट्रक्चर है जिसका मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पे स्पोरेंजिया को लीव इनफोल्डिंग बना के अपने जो लोब्स हैं, उसके जो एंड वाले पोर्शंस हैं, उनको यूं बेंड कर दे अंदर की जानिब, ताकि स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम. एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन असल में चूंकि ट्रू प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं फॉल्स इंड्यूसियम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर नेक्स्ट हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, and there is about the structure of sporangium. इसी के अंदर स्टूडेंट्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि what is the difference between annulus and stomium. ओके, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए तवज्जो रखिएगा. स्पोरेंजियम बेसिकली क्या चीज है, इसको अगर मैं आसान तरीन एक वर्ड के साथ मेंशन करूं तो दिस इज द कैप्सूल. ऑलराइट, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में स्टडी किया कि वहां पे स्पोरोफाइट के पास एक ही कैप्सूल बनता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो यहां पे भी आप याद रखिएगा कि असल में स्पोरेंजियम क्या है, दिस इज द कैप्सूल. ओके, फिर इसके साथ ही साथ ये जो कैप्सूल है, इट इज अटैच्ड टू द लीव्स बाय मल्टीसेल्युलर स्टॉक. ऑलराइट, इसके साथ एक जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी मदद से ये लीफ के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा. ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अब आगाज हो रहा है आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, और वो क्या है कि द आउटर लेयर ऑफ स्पोरेंजियम is made up of thin layer of cells, all right, with thick cell walls. all right, ये जो थिकनेस है स्टूडेंट्स हम सेल्स की जिनकी बात कर रहे हैं, इसके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगी, वो मैं अभी आपको नोट करवाता हूं. नाउ the short question begins here. What is the difference between annulus and stomium? all right, उसके लिए जरा ऊपर वाली स्टेटमेंट पे गौर करें कि जो स्पोरेंजियम की आउटरमोस्ट लेयर है वो थिन सेल्स की लेयर पे मुश्तमिल है. ओके, यानी बिल्कुल ही सेल्स की एक बारीक सी तह है, लेकिन यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि इस थिन लेयर ऑफ सेल्स की जो सेल वॉल्स हैं वो मखसूस किस्म के एंगल्स के ऊपर थिक की जा चुकी हैं, यानी कि थिक हो चुकी हुई हैं. ऑलराइट, अब इसमें याद रखिएगा कि अगर हम एन्युलस की बात करें तो हम ये कहेंगे इट कवर्स 3/4 of capsular wall. all right, cell walls of cells of annulus are radially and एक नई टर्म में यहां पे ऐड कर रहा हूं, tangentially thickened. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है? अब देखें, जो कैप्सूल का इमेज आपको नजर आ रहा है, इस कैप्सूल की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है, दैट इज मेड अप ऑफ
थिक सेल वॉल्स, ओके। लेकिन ये जो सेल वॉल्स हैं इनकी जो एंगुलर थिकनिंग है उसके लिए मैंने ये मखसूस टर्म्स यहां पे यूज की हैं, दैट इज व्हाट, रेडियली थिकन एंड टेंजेंशियली थिकन। इस चीज को भी समझ लें स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह से ग्रो कर रहा है और इसके ऊपर सेल्स मौजूद हैं जो कि एक लेयर बना रहे हैं, ऑलराइट, तो इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं दे हैव रेडियली अरेंज्ड, ओके। अब याद रखें कि इनमें से जो रेडियल थिकनिंग है वो कौन सी है। अगर ये सेल वॉल्स आपको इस तरह से रेडिएशंस की फॉर्म में थिक होती हुई नजर आए तो इसका मतलब है दिस इज द रेडियल थिकनिंग, ऑलराइट। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द रेडियल थिकनिंग, ओके। और वो जगह जहां पे ये किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर मौजूद हैं उस एरिया को हम कहेंगे दिस इज द टेंजेंशियल थिकनिंग, ओके। जो कि लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर कि फ्रॉम द इनर साइड, जो अंदरूनी साइड से सेल वॉल्स की मोटाई में इजाफा किया जा रहा है वो बेसिकली टेंजेंशियल थिकनिंग कहलाती है। और जो इसमें से ऊपर की जानिब को रेडिएंट सेल वॉल्स हैं बाहर निकलती हुई उसको हम कहते हैं दिस इज द रेडियल थिकनिंग, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये कैप्सूल की वॉल के अंदर जो एन्युलस वाला पोर्शन है उसके रेफरेंस से आप याद रखिएगा कि रेडियल थिकनिंग कौन सी है और टेंजेंशियल थिकनिंग कौन सी है। मैं इसको यहां पे लेबल भी कर देता हूं, दिस वन इज द रेडियल थिकनिंग, ऑलराइट, एंड दिस वन इज टेंजेंशियल थिकनिंग, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही स्पोर्स के डिस्पर्सल का वक्त आता है तो उस वक्त एन्युलस की वॉल्स जो हैं वो चूंकि मौसम उस वक्त तक खुश्क हो चुका होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इसका ऑपोजिट पार्ट है स्टोमियम, वहां से स्पोर्स के डिस्पर्सल को पॉसिबल बनाया जाता है, ऑलराइट। लेकिन इसके लिए हमें स्टोमियम का भी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज स्टोमियम? बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द कैप्सूल, ओके। It comprises of 1/4 of capsular wall, all right. It consists of cells with thin walls, all right. और फिर इसके साथ में यहां पे एक चीज और मेंशन कर रहा हूं, ruptures up for spore dispersal, alright students। अब ये वाली चीज आप याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युलस एंड स्टोमियम। ये दो तीन पॉइंट्स आप लोग मेंशन करें उसके साथ तो ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। लेकिन अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम तो फिर आप ये सब के सब स्टेप्स मेंशन करेंगे और इसके अगली चीजें जो भी मैं लिखने जा रहा हूं वो भी साथ साथ जरूर लिखिएगा। अब स्टूडेंट्स एन्युलस और स्टोमियम के साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि कैप्सूल की हम बात कर रहे थे अभी तक कि इसकी वॉल की ये थिकनिंग है और इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका ज्यादातर सरफेस एरिया एन्युलस ने कवर किया हुआ है और स्टोमियम के पास बिल्कुल छोटा सा एक पोर्शन है जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसको भी अगर आप उस इमेज के ऊपर गौर करें तो आपको नजर आता है दिस इज अ लिप लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो जैसे ही ये कैप्सूल्स मैच्योर होंगे इनके अंदर जो प्रोसेस चल रहा था वो क्या था, स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हुई और उस मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ओके। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं इनको डिस्पर्स करना भी जरूरी है कि इनका छिड़काव कर दिया जाए ताकि इस लाइफ साइकिल की सेकंड स्टेज का आगाज हो सके। तो स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुई और उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। सो नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। Spores, they are basically haploid, all right, and they are produced within the sporangium, from spore mother cell by reduction division, all right students। तो ये स्पोर्स की प्रोडक्शन की बात हमने की है। अब जैसे ही स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्सल के लिए तैयार हैं
तो यहाँ पे आपके ज़हन में एक सवाल ये आना चाहिए कि क्या इनका डिस्पर्सल पानी के जरिए किया जाएगा या हवा के जरिए किया जाएगा। तो याद रखें, wind dispersal is the main method by which the spores of tracheophytes are dispersed around. Okay, तो ये वाली चीज यहां पे लिख भी लेते हैं, spores are dispersed by wind. All right students, फिर इसके साथ ही साथ जहां पे गिरेंगे वहीं से इनकी ग्रोथ का आगाज हो जाएगा, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इसके लिए याद रखिए कि स्पोर्स अगर सुटेबल मीडियम के ऊपर गिरेगा तो फौरन जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा, और स्पोर्स की जर्मिनेशन की वजह से जो नया प्लांट आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा, इट शुड बी गेमिटोफाइट, क्योंकि ये सारी जो पिछली फेज चल रही थी दैट वाज अबाउट द स्पोरोफाइट जनरेशन, और वो इसकी डिप्लॉयड फेज थी। ओके, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, इट विल बी द हैप्लॉयड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। जर्मिनेट करेगा एंड इट विल जर्मिनेट इनटू द गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम प्रोथैलस की टर्म यूज करेंगे। ऑलराइट, नाउ द प्रोथैलस और द गेमिटोफाइट ऑफ द एडियंटम इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। वो किस तरह से, सबसे पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, स्मॉल है, रिड्यूस्ड है, इंडिपेंडेंट है, एंड इट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑलराइट, अब अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो उसके लिए मैं एक टर्म यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब कुशन लाइक स्ट्रक्चर से क्या मुराद होती है कि आपने जो अपने रोजमर्रा इस्तेमाल में कुशन्स वगैरह ऑब्जर्व किए हुए हैं, उनको अगर हम देखें तो वो दरमियान में से फूले हुए होते हैं, और जैसे जैसे हम उनके मार्जिन्स की जानिब जाएं तो वो बारीक होते चले जाते हैं। यही चीज यहां पे अप्लाई होगी कि कुशन लाइक या कुशन शेप्ड प्रोथैलस इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज वन सेल थिक at margins, all right, and it is many cell thick in the middle. all right students, ये इसकी थिकनेस और इसके प्रोथैलस की हम बात कर रहे हैं कि अपीयरेंस उसकी कैसी है, हम कह रहे हैं हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली जमीन के ऊपर पड़ा हुआ, तो दरमियान में से मोटा नजर आता है और किनारों से बारीक नजर आता है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं दिस इज द कुशन लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि इट इज 8 mm, इट्स साइज की बात कर रहे हैं, एट इट्स लॉन्गेस्ट डायमीटर। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या चीज है। बेसिकली प्रोथैलस का आगाज कहां से हुआ है, स्पोर से। तो स्पोर जिस जगह से जर्मिनेट करना शुरू हुआ, अगर सेंट्रल पॉइंट से एक एक्सपेंडेड ग्रोथ आपको नजर आ रही है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर, जिसकी वजह से हम इसके साइज का ये एवरेज हमने निकाला है कि 8 मिलीमीटर तक इसकी जो है वो ओवरऑल साइज इसका हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर जर्मिनेट कर गया तो उसके बाद काम खत्म हो गया, लेकिन ये जो गेमिटोफाइट है या प्रोथैलस है, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज एपिकल नॉच। ऑलराइट, अब ये एपिकल नॉच वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इसके एंटीरियर एंड पे, ओके, ये जो साइड आपको ऊपर की जानिब नजर आ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोथैलस लाइज हॉरिजॉन्टली विद द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड के ऊपर पैरेलल पड़ा होता है, तो इस वजह से ये तो हम देखने के लिए इसको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर इस तरह से मेंशन कर रहे हैं कि इसका जो अपर पार्ट है वहां पे आपको एक ग्रूव नजर आ रहा है, एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं दिस इज द एपिकल नॉच। और एपिकल नॉच का बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट कंटेन्स द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्रोथैलस। ओके, सो कहां पे मौजूद है, एट एंटीरियर साइड। ऑलराइट, और फिर इसके साथ contains the growing point of prothallus. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ अगर हम लोअर साइड पे देखें तो अपर साइड पे तो एपिकल नॉच है
और इसकी निचली साइड पे आपको क्या नजर आएंगे? दीज आर द राइजोइड्स। राइजोइड्स की थिकनेस भी याद रखिएगा, दीज आर 1 सेल थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और राइजोइड्स का हमेशा क्या काम होता है कि एक तो एंकरेज प्रोवाइड करेंगे, सॉइल के साथ उसको पकड़ के रखेंगे फर्मली, और इसके साथ ही साथ दूसरा काम क्या करेंगे? मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोथेलस को प्रोवाइड करते जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज जो है टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, दैट इज अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं इसके पास? आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया। और अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, आर्चिगोनिया आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंथेरिडिया आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। आर्चिगोनिया क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस अ सिंगल नॉन मोटाइल एग, ओके। और एंथेरिडिया क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस सिलिएटेड एंथेरोजॉइड्स और स्पर्म्स, ओके। ये खास किस्म के स्पर्म्स पैदा करेंगे जिनके पास सिलिया मौजूद है, ऑलराइट, फॉर देयर मूवमेंट। अब ये मूव करते हुए स्पर्म्स हमेशा आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं, वहां पे एग को फर्टिलाइज करेंगे, और इनके फर्टिलाइज होने की वजह से क्या होगा? देयर विल बी द स्टार्ट और द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, एंड दैट इज द डिप्लॉयड फेज, ओके। क्योंकि स्पर्म्स भी हैप्लॉयड हैं, एग भी हैप्लॉयड है, n + n इज इक्वल टू 2n, ओके। तो डिप्लॉयड नए स्पोरोफाइट प्लांट का आगाज होगा, और वहीं से फिर ये लाइफ साइकिल जो है फिर 0 से स्टार्ट होगा, एंड इट विल कंटिन्यू, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये सारे का सारा आपने याद रखना है लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन क्या हमने अभी तक मेंशन किया है? दैट वाज अबाउट एन्युलस एंड स्टोमियम, ऑलराइट। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स जब गेमेटोफाइट जनरेशन बने तो इस गेमेटोफाइट के अंदर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, और उससे आगे प्रोसेस जो है वो लाइफ साइकिल का चलता चला जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।